अस्सलाम वालेकुम। एक नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। एक सवाल जो हर कोई जानना चाहता है और इस पर डिबेट भी हो रही है कि क्या इमरान खान दोबारा वज़ीर आज़म बन सकते हैं। ये डिबेट क्यों हो रही है, उसकी वजूहात हैं। एक कि जब उनको इक़्तिदार से तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए निकाला गया तो ज़ाहिर है कि उसकी जो सबसे बड़ी वजह ये थी कि उनके जो फ़ौजी क़यादत थी, ये जो सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट थी, उनके साथ ताल्लुकात जो हैं वो ख़राब हो गए थे। हालांकि सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट थी, जनरल बाजवा, जनरल फैज़, उनको ये सेरा जाता है कि उन्होंने प्रोजेक्ट इमरान खान पे काम किया और इमरान खान उनकी फैसिलिटेशन के बग़ैर प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते थे। अब जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ इमरान खान साहब के ताल्लुकात ख़राब हुए, इस हवाले से बहुत कुछ कहा भी जा रहा है, बहुत कुछ लिखा भी गया है। लेकिन इस हवाले से मैंने कुछ अर्सा पहले एक तफसीली वीलॉग किया था कि जहां अंदरूनी जो पॉलिसीज़ थी मईशत के एतबार से, जो बाकी मामलात थे, उस पर इमरान खान और जनरल बाजवा के दरमियान इख्तलाफात थे। लेकिन एक बहुत बड़ी वजह जिसकी वजह से इमरान खान और जो उस वक्त की फ़ौजी क़यादत है उनके दरमियान ताल्लुकात जो हैं वो ख़राब हुए, वो थे इमरान खान साहब का बतौर वज़ीर आज़म जो कंडक्ट था, जो फ़ॉरेन डिग्निटरीज़ के साथ, जो बाकी दुनिया के रहनुमा थे उनके साथ, और ख़ास करके इवन जो पाकिस्तान के कई दोस्त ममालिक जिनमें सऊदी अरब सर फ़हरिस्त था, यूएई भी उसमें शामिल है, इवन तुर्की भी, जो इमरान खान साहब की कई जो पॉलिसीज़ थी उनसे नाराज़ थे। पॉलिसीज़ तो नहीं, बल्कि जो उनका कंडक्ट था, उस हवाले से वो काफ़ी नाराज़ थे। और जहाँ रही बात मगरिब की, इमरान खान जब प्राइम मिनिस्टर थे तो वेस्ट को, ख़ास करके यूरोप को तो कम्प्लीटली उन्होंने नज़रअंदाज किया। और इस हवाले से भी एक दो ऐसे वाक़यात हुए जिसकी वजह से काफ़ी जो पाकिस्तान और जो मगरिब के दरमियान ताल्लुकात हैं, वो आप कह सकते हैं कि एक मौके पर बिल्कुल एक डेड एंड पर चले गए। जो आज मैं आपके साथ मालूमात शेयर कर रहा हूँ, वो मेरे ख्याल में इमरान खान साहब ने अगर वज़ीर आज़म बनना है तो एक तो उनको इलेक्शंस जीतना होंगे, बावजूद इसके कि जितने भी वो पॉपुलर हैं। उसके अलावा जो इमरान खान साहब को दो रुकावटें अबूर करनी होंगी। एक कि जो पाकिस्तान की इवन जो मौजूदा सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है, ये आपको ढकी छुपी बात नहीं है कि वो इमरान खान साहब को दोबारा वज़ीर आज़म नहीं देखना चाहते, और उसकी क्या वजूहात हैं, वो उनको क्यों नहीं वज़ीर आज़म देखना चाहते, वो भी मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। और दूसरा, जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, ना सिर्फ पाकिस्तान के दोस्त ममालिक बल्कि मगरिब जो है, वो भी इमरान खान साहब को दोबारा वज़ीर आज़म नहीं देखना चाहता। अब जो मैं मालूमात आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आपको पता है कि जो दुनिया में सिफारत खाने होते हैं किसी भी मुल्क के, वो आप कह सकते हैं कि जैसे पाकिस्तान के जो सिफारत खाने हैं, वो दुनिया में पाकिस्तान के लिए, रियासत पाकिस्तान के लिए आइज़ एंड ईयर्स का काम करते हैं। यानी कि जो जो अहम जो कैपिटल्स हैं वहाँ पे डेवलपमेंट्स हो रही होती हैं और जिनका ताल्लुक पाकिस्तान के साथ होता है या उसका असर पाकिस्तान पे पड़ सकता है, तो वहाँ पर उन पर वो नज़र रखते हैं और गाहे बगाहे फीडबैक भी देते रहते हैं। जो दफ्तर ख़ारजा के ज़रिए जो रियासत के मुख्तलिफ़ इदारे हैं और हुकूमत के साथ उसको शेयर किया जाता, और यही वो बुनियादी तरीक़ाकार था जिसके तहत ये साइफ़र की भी कंट्रोवर्सी बनी, क्योंकि जो अमरीकी डिप्लोमेट ने मुलाकात की पाकिस्तान के उस वक्त के सफ़ीर, जो अब सेक्रेटरी ख़ारजा बन गए हैं, तो उसकी बुनियाद पर उन्होंने अपना जो फ़ीडबैक है वो दफ्तर ख़ारजा भिजवाया, और दफ्तर ख़ारजा ने आगे जो मुतलका इदारे हैं और वज़ीर आज़म के साथ शेयर किया, और एक बहुत बड़ा तनाज़े बनया। अब जो मौजूदा सूरत हाल है, ज़ाहिर है कि पाकिस्तान में इस साल इंतखाबात होने हैं, तो जो बाहर की दुनिया है, वो मगरबी ममालिक हों, वो पाकिस्तान के दोस्त ममालिक हों, वो जो पाकिस्तानी सिफारतकारों से मिलते हैं, तो पाकिस्तानी सिफारतकार भी उनसे मिल के उनका फ़ीडबैक लेने की कोशिश करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उनका नुक्ता नज़र क्या है पाकिस्तान के जो इस वक्त सियासी हालात हैं, मुआशी हालात हैं। तो जो फ़ीडबैक, ये मैं अब आपके साथ एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ, जो फ़ीडबैक इमरान खान साहब के हवाले से पाकिस्तान के जो कई सिफारत खाने हैं, पाकिस्तान के जो कई डिप्लोमेटिक मिशंस हैं, जो हालिया दिनों में या हालिया हफ्तों में उन्होंने दिया है, उनके मुताबिक जो इमरान खान हैं वो इस वक्त ख़ास करके मगरिब के अंदर मोस्ट अनवांटेड लीडर हैं। जी हाँ, ये मैं कोई एग्जेजरेशन नहीं है, ये मैं आपको एक
اطلاع کی بنیاد پہ، معلومات کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت جو سینس ہے، خاص کر کے جو مغرب کے اندر جو ڈفرینٹ اہم ممالک ہیں، ان کے مطابق اس وقت عمران خان جو ہیں وہ ایک موسٹ ان وانٹیڈ لیڈر ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ پیغام یا میسج ان کی طرف سے، فیصلہ تو پاکستان کی عوام نے کرنا ہے، اور وہ کس کو منتخب کرتے ہیں ظاہر ہے کہ یہ بھی پاکستان کی عوام نے کرنا ہے، لیکن عمران خان صاحب کے بارے میں اس وقت جو باہر کی دنیا میں تاثر ہے وہ اس قسم کا ہے کہ اگر وہ دوبارہ وزیر اعظم منتخب ہو کے آتے ہیں، اور پاکستان کے کئی جو ڈپلومیٹک مشنز ہیں انہوں نے آگاہ کیا ہے پاکستان کے دفتر خارجہ کو کہ پھر پاکستان کے لیے ابھی بھی مشکلات کم نہیں ہیں، لیکن انٹرنیشنل سطح پر مزید مشکلات جو ہیں وہ بڑھ جائیں گی، کیونکہ عمران خان صاحب کے ساتھ کوئی بھی جو باہر کی دنیا اور خاص کر کے مغربی ممالک ہیں وہ انگیج کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اسی طرح سے نہ صرف یہ تو میں مغربی ممالک کی بات کر رہا ہوں، اور اس کا بھی ایک بیک گراؤنڈ ہے کہ وہ کیوں عمران خان صاحب سے انگیج کرنے سے کتراتے ہیں، کیونکہ اس کا ایک پاسٹ ہے۔ 2-4 ایونٹس میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو آپ خود اندازہ لگا لیں گے۔ جو پاکستان کے دوست ممالک ہیں اس میں سعودی عرب، UAE اور ایون ترکی، ایون یہ ممالک بھی نہیں چاہتے کہ عمران خان صاحب دوبارہ وزیر اعظم بنے۔ اور اس کی وجوہات کیا ہیں کہ جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے، اور میں نے اپنے پہلے بھی ایک ویلاگ میں کیا تھا کہ کیسے عمران خان صاحب نے خاص کر کے جو سعودی ولی عہد ہے محمد بن سلمان، سعودی عرب سے ہم نے پیسے بھی لیے، سعودی عرب MBS نے، سعودی ولی عہد نے عمران خان صاحب کو اپنا جہاز تک دیا کہ وہ اقوام متحدہ کا جو جنرل اسمبلی کا سیشن تھا وہ اٹینڈ کرنے کے لیے جائیں، لیکن اسی جہاز کے اندر بیٹھ کر عمران خان صاحب نے MBS کے بارے میں کچھ ایسی باتیں کی جو ان تک پہنچ گئیں، جس کی وجہ سے تعلقات خراب ہوئے۔ اسی طرح سے UAE کے ساتھ بھی کچھ ایسے ہی معاملات تھے، ترکی کے ساتھ بھی کچھ ایسے ہی معاملات تھے، اور عمران خان صاحب جہاں بھی گئے یا جس لیڈر سے ملے تو کہیں نہ کہیں ضرور انہوں نے کوئی، آپ کہہ سکتے ہیں کہ in other words کوئی ایسا بھنڈ کیا کہ جس کا فیڈ بیک جب باقی اداروں کو ملا تو پاکستان کے کئی جو اسٹریٹجک انٹرسٹ تھے وہ داؤ پر لگ گئے تھے، کیونکہ عمران خان صاحب کا جو کنڈکٹ تھا بطور وزیر اعظم وہ بالکل بھی ان ممالک کو بھی قابل قبول نہیں تھا، اور عمران خان صاحب کی جو کچھ نظریات تھے، کچھ چیزیں تھیں، وہ یقینی طور پر جو پاکستان کے مفادات کو نقصانات پہنچا رہے تھے، بقول جو بھی فیڈ بیک وہ ممالک پاکستان کو دے رہے تھے۔ تو یہ ایک بہت بڑی وجہ بنی جس کی وجہ سے تعلقات خراب ہوئے عمران خان صاحب اور جو پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے۔ اور سعودی عرب کے ساتھ اگر آپ بات کریں، جب عمران خان صاحب کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا تو یقینی طور پر سعودی عرب کی طرف سے بھی ایک بیان جاری کیا گیا، ان کی خیریت دریافت کی گئی اور ان کے لیے گڈ وشز کا اظہار کیا گیا۔ یہ بھی میں آپ کے ساتھ انفارمیشن شیئر کر دوں کہ PTI نے سر توڑ کوشش کی کہ کسی طریقے سے جو سعودی ولی عہد ہیں محمد بن سلمان، وہ عمران خان صاحب کو ایک ٹیلی فون کر لیں اور ٹیلی فون پر ان کی صحت دریافت کر لیں، تاکہ اس تاثر کو نفی مل سکے یا یہ تاثر زائل ہو سکے کہ عمران خان صاحب کے کسی بھی طرح سے ان مسلم ممالک کے ساتھ اور خاص کر کے سعودی عرب کے ساتھ جو تعلقات تھے وہ خراب تھے۔ لیکن سعودی ولی عہد نے، محمد بن سلمان نے یا سعودی حکومت نے اس طرح کی جو درخواست ہے PTI کی یا یہ جو کوششیں کر رہے تھے ان کو قبول نہیں کیا۔ اور رہی بات کہ مغرب کے اندر عمران خان صاحب کیوں ایک ان وانٹیڈ لیڈر سمجھے جاتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب وہ وزیر اعظم تھے 4.25 سال رہے، بہت سی جگہوں پر انہوں نے کچھ ایسے فیصلے کیے، ظاہر ہے کہ جس کو اچھا نہیں سمجھا گیا۔ افغانستان تو ایک طرف، جیسے ایک دفعہ فرانس کے جو صدر ہیں وہ عمران خان صاحب سے جب غیر ملکی فوجیوں کا انخلاء افغانستان سے ہو رہا تھا تو وہ عمران خان صاحب سے بات کرنا چاہتے تھے، اور بات کرنے کا مقصد پاکستان کی ان کوششوں کی تعریف کرنا تھا کہ جس کے نتیجے میں کئی جو غیر ملکی افغانستان کے اندر پھنسے ہوئے تھے ان کو نکالنے میں ظاہر ہے کہ پاکستان نے مدد کی، تو اس حوالے سے پاکستان کا وہ شکریہ ادا کرنا چاہتے تھے، لیکن عمران خان صاحب نے ان کے ساتھ بات کرنے سے انکار کیا۔ پھر کم از کم 2 ایسے مواقعوں پر کہ جب برطانیہ کا وزٹ جو ہے عمران خان صاحب کا فائنل سٹیج پر عمران خان صاحب نے اس کو کینسل کر دیا۔ دونوں جو وزٹس تھے بالکل طے تھے، اور 11th آور جا کے انہوں نے وہاں پر جانے سے انکار کر دیا، اور ان وزٹس کو ارینج کروانے میں جو اب سفیر نہیں رہے، جو برطانیہ کے ہائی کمشنر تھے کرسٹن ٹرنر، وہ بہت مشہور تھے پاکستان کے اندر، آپ جانتے ہیں، اور انہوں نے پاکستان اور برطانیہ کے جو تعلقات ہیں ان کو بہتر کرنے کے لیے بہت زیادہ کام کیا، اور یہ وزٹس بھی ارینج کروانے میں
उन्होंने बहुत मरकज़ी किरदार अदा किया, और जब वो दौरे जो हैं वो मटीरियलाइज़ नहीं हुए, इमरान खान साहब ने बिल्कुल आखिरी लम्हात में वो दौरे मनसूख कर दिए, तो इवन कि उन्होंने शिकायत तक की जो उस वक्त आर्मी चीफ थे जनरल कमर जावेद बाजवा, और जनरल बाजवा ने भी हाथ उठा दिए थे। मुझे समझ नहीं आती कि उन्होंने ये जो दोनों दौरे हैं ये क्यों कैंसिल किए। तो इमरान खान साहब के दौर में जो इंगेजमेंट थी विद यूरोप, वो बहुत हद तक वो कम हो गई थी। और अभी जो उनके खदशात हैं, मसलन इमरान खान साहब के जो नज़रियात हैं, आपको पता है कि उनका एक कंसिडर्ड व्यू है अफ़गानिस्तान के अंदर जो अमेरिका की जंग थी या दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ पाकिस्तान और अमेरिका और बाकी दुनिया ने जंग लड़ी, और ख़ास करके TTP के हवाले से जब पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफ़ा हो रहा है, जब एक कौमी इत्तेफ़ाक़ राय इस लिहाज से बन रहा है कि शायद TTP के साथ एज़ ऑफ़ नाउ या मौजूदा सूरत हाल में मुज़ाकरात नहीं करने चाहिए, बल्कि किसी और तरीके से उनको डील करना चाहिए। तो उस मौके पर इमरान खान साहब एक दफ़ा फिर बज़ाहिर कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के तर्जुमान बन के उभरे हैं। वो मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो TTP है अब उनके पास अमरीकी हथियार हैं, और अगर हम उनके साथ मुज़ाकरात नहीं करेंगे तो पाकिस्तान उनका मुकाबला नहीं कर सकता। अब ये एक डिफीटिस्ट किस्म की अप्रोच है, और मगरिब में ये एक गलत पैगाम जा रहा है कि शायद इमरान खान साहब अगेन जो ऐसे मिलिटेंट्स हैं उनके सिंपथाइज़र्स हैं। तो ये वो बुनियादी वजूहात हैं जिसकी वजह से जो इस्टेब्लिशमेंट के जो भी एक्सपीरियंस इमरान खान साहब के साथ रहा हो, ये एक बहुत बड़ा एक कंसर्न है कि अगर वो वज़ीर-ए-आज़म बन के आ जाते हैं, इस वक्त पाकिस्तान को जो क्रेडिबिलिटी है वो वैसे ही ज़ीरो है। आपके दोस्त ममालिक आपको कर्ज़ा देने के लिए तैयार नहीं, अगर आपको कर्ज़ा दे भी रहे हैं तो सख्त शराइत आयद कर रहे हैं, और ऐसी सूरत में अगर इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म बन जाते हैं तो शायद पाकिस्तान के लिए जो मुश्किलात हैं वो कई गुना बढ़ जाएंगी। अब ज़ाहिर है कि ये एक डिबेटेबल पॉइंट है। इमरान खान साहब के जो सपोर्टर्स हैं वो ये कह सकते हैं कि आखिर क्यों मगरिब इमरान खान साहब को वज़ीर-ए-आज़म नहीं देखना चाहता। क्या इसकी वजह ये है कि इमरान खान साहब पाकिस्तान के मफादात की बात करते हैं? इमरान खान साहब जो मगरिब है या जो बाकी दुनिया है उनके मफादात को तहफ़्फ़ुज़ देने के बजाय पहले पाकिस्तान की बात करते हैं? ये भी एक डिबेटेबल पॉइंट है, क्योंकि आफ्टर ऑल ये दुनिया जो है आपस में जुड़ी हुई है। कहीं ना कहीं क्विड प्रो को यानी गिव एंड टेक पे काम होता है। ऐसा मुमकिन नहीं है कि सिर्फ जो आपके मफादात हैं उन्हीं का तहफ़्फ़ुज़ हो। कहीं ना कहीं कहीं आपके मफादात और कहीं जो बाकी दुनिया आपके साथ डील करती है उनके मफादात को भी देखना पड़ता है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो कंडक्ट जो है इमरान खान साहब का बतौर वज़ीर-ए-आज़म, उसके बारे में बिल्कुल भी बाहर की दुनिया में, मगरिब में, पाकिस्तान के दोस्त ममालिक में बिल्कुल भी अच्छी राय नहीं है। और इमरान खान साहब के हवाले से पाकिस्तान के जो डिप्लोमेटिक मिशंस हैं वो कोई हौसला अफजा जो राय है वो नहीं दे रहे, और वो यही कह रहे हैं कि अगर इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म बन जाते हैं तो शायद पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं इन ममालिक के साथ मुतासिर हो सकते हैं, बल्कि वो पाकिस्तान के साथ इंगेज भी या इमरान खान साहब के साथ इंगेज भी नहीं करना चाहेंगे। आज के वीलॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।